अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड ब्लॉक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कसस बाय मुस्फिरा जुबैर का लास्ट एपिसोड लेकर। और अगर लास्ट एपिसोड तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। जरगम ने बड़ी बड़ी सतूनों वाली कदीम हवेली के बाई जानिब गाड़ी रोकी तो बुलंद दरवाजे पर मौजूद सुनहरे नकुस दूर से भी वाजे थे। टीम 1 एयरपीस चेक। जब सब उसके पीछे जमा हो गए तो उसने कहा, ऑन पोजीशन। असफन की आवाज उसके कान में आई, रेडी। खुर्रम ने जवाब दिया था, टीम 2 हेयर। आवाज हैदर और तुराब की बड़बड़ाहट उभरी थी। हुर, तुम कहाँ हो? हैदर ने पूछा। यही हूँ, हुरैन ने जवाब दिया। होशियार रहना, उसने अपनी बहन को 10वीं बार कहा था। ड्रामे बंद करो हैदर, हुरैन को कुछ नहीं हो रहा। खतीर ने बेजार होकर सर झटका था। तैयार हो? दाएं जानिब रुख फेर कर उसने खतीर को देखा। उसने अस्पात में सिर हिलाया और फिर चेहरा बाएं तरफ मोड़कर मेहरा की तरफ देखा। मैं तैयार हूँ। मेहरा का चेहरा बेहद संजीदा था। 3, 2, 1 अटैक। पसीने से तरह हाथ आर्मी वेस्ट से साफ करने के बाद उसने ग्रैंड लॉन्चर को अपने कंधे से उठाया और दस्ती बम फायर किया। बम दीवार में सुराख कर चुका था और इसका धुआं अब फिजा में तहलील होने लगा था। लॉन्चर फेंककर वह दीवार की जानिब भागा और एक पांव दीवार पर रखकर उसने छलांग लगाई तो दीवार के दूसरी तरफ अकड़ुब जा बैठा। खतिर भी साथ हवेली की वसी सहन में उतरा जहां जगह जगह दरख्तों के सूखे हुए पत्ते नजर आ रहे थे। पीछे बाकी टीम के कदमों की भारी चाप की आवाज आई जब गार्ड्स ने उन पर गोलियां चलाई। सरकम ने मशीन गन का ट्रिगर खींचा था। गार्ड्स के चेहरे देखे बगैर वो धमाके से हवेली में हुए सुराग की जानिब भागे। मलबे के करीब पहुंचकर उसने मशीन गन को छोड़ दिया और अपने कोट के नीचे से पिस्तौल निकाली। अपने बाजुओं को ऊपर करते हुए सरगम बेकाबू होता एक के बाद दूसरा फायर कर रहा था। कदीम हवेली की फिजा में गोलियों की आवाजें और दीवारें छलनी हो चुकी थी। हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर जमीन पर बिखरी हुई ईंटों और मलबे की वजह से वो संभल कर कदम उठा रहे थे। हम एंटर हो चुके हैं। तुराब की आवाज उसके कान में आई। जरगम की निगाहें दूसरी मंजिल की तरफ उठी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीनों की जानिब बढ़ा। हुरैन रेडी? उसने करीबी एयरडेक के पास पहुंचकर कहा था। हुरैन ने सर अस्वाद में हिलाकर पर उम्मीद निगाहों से जरकम का चेहरा देखा जो उसे नजरअंदाज करता अपनी पिस्तौल में गोलियां चेक कर रहा था। खतीर उसकी उम्मीद पर पानी फेरता हुआ आगे बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर हवा में उठाया। हुरैन ने महारत से ही चंद लम्हों में पेच खोल दिए और कवर फर्श पर फेंक दिया। खतीर के हल्के से धक्के से वो डक के सुराख में पहुंच गई। अब वो तीनों हथियारों वाली अलमारियों तक पहुंचे तो खतीर ने नीचे आग लगाने वाला दस्ती बम फेंका। धमाके से सिर्फ पथरीली रविश नहीं हिली बल्कि आग भी तहखाने की तरफ लपकी। आवाज सुनकर गार्ड्स बाहर निकल आए थे। सद्दाम के आदमी। एक गोली उसके सर के पास से गुजरी और उससे पहले वो आदमी दूसरी गोली चलाता जरकम ने उसका खेल खत्म कर दिया। फैल जाओ। पथरीली रविश से गुजरकर उसने स्टडी के पिछले हिस्से तक पहुंचकर अपने पीछे मौजूद आदमियों को कहा, हुरैन क्या अपडेट है? इसी पैर फौजी बिखरना शुरू हो गए तो उसने पूछा। मजीद 5 मिनट, वो मसरूफ सा बोली। बम फेंकते ही बताए मुझे। जरकम ने मेहरा और खतीर पर नजर डाली और फिर गहरा सांस लिया। तम स्टडी या अपने कमरे में से किसी एक जगह लाजमी होना चाहिए। तुराब की टीम कमरे में चेक कर रही होगी। स्टडी के दरवाजे के बाहर जब कोई गार्ड नजर नहीं आया तो वे सकते ही उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदिया देने लगी थी। कुछ तो गलत है, उसने आबरू इकट्ठे करके दूसरे से कहा। तभी हवेली की लर्जिश और धमाके की इस कदर आवाज आई कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। कदमों के नीचे मौजूद जमीन रेजा रेजा हो चुकी थी जिसके नीचे सिर्फ मलबा, आग और धुआं धुआं था। सरगम ने अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि बकिया जमीन किसी भी वक्त ढेरों हो जाएगी। सद्दाम ने तहखाने को उड़ा दिया था। कानों में चुभती हुई आवाज से पीछा छुड़ाने के लिए उसने जोर से सर हिलाया था। अचानक स्टडी का दरवाजा खुला और खालिद बंदूक हाथ में लिए गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में जरगम ने अपनी बंदूकें छोड़ी और खतीर और मेहरा को पकड़कर नीचे झुक गया। फिर एक के बाद एक गोली उसके आर्मी वेस्ट पर जा लगी। एकदम सीने में दर्द की टीसें उठने लगी थीं। सांस हमवार रखने की कोशिश करते हुए उसने बमुश्किल अपने आप को संभाला हुआ था। खतीर ने जरगम के बाएं बाजू को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह जमीन में हुए सुराख की जानिब फिसल गया। जरगम का दिल बेसाख्ता ही खौफ से धड़का था लेकिन फिर खतीर ने सुराख के किनारे से निकला हुआ सरिया पकड़कर खुद को गिरने से रोका। उसके बाएं बाजू पर एक गोली लगी और फिर उसने अपना तवाजुन खो दिया। जरगम के कदम लड़खड़ाकर पीछे की जानिब लड़के थे। मेहरा ने खालिद की आर्मी वेस्ट पर 2 गोलियां मारी। फिर हुरैन ने डक से छलांग लगाई और तेज धार चाकू खालिद के गर्दन में घुसा दिया।
गिरने से बचने के लिए जब उसने अपने दाएं बाजू से दीवार का टूटा हुआ हिस्सा पकड़ा तो जिस्म बुरी तरह ठोस दीवार से टकरा गया, जो सरगम की हथेली को गहरा जख्म दे गई। फिर बायां बाजू उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिसमें गोली लगने की वजह से यकलक थी। दर्द की शदीद लहर कंधे और पसलियों में उठी। खून आलूद हथेली की गिरफ्त खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगी। जरगम रुको! खतिर की कांपती आवाज उसके कानों में आई थी। अपने आप को ऊपर खींचने से कासिर उसने नीचे आग और मलबे की जानिब देखा था। नहीं! जैसे ही हाथ किनारे से फिसला, मेहरा ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था, जिसकी वजह से वो खुद आधी सुराग में खिंचती चली आई थी। सरगम की मजबूत कलाई उसकी नाजुक उंगलियों की गिरफ्त में थी। लेफ्ट हैंड दो। सरगम का वजन उसे किनारे पर खींचने लगा तो मेहरा की आवाज एकदम ही बुलंद हुई थी। उसने पाँव से कोई सहारा ढूंढना चाहा, बेइख्तियार ही मेहरा को किनारे की कुछ इंच और करीब खींच लिया। सरगम अपनी जगह साकित हो गया था। छोड़ दो! माथे पर बिखरे बाल, सफेद चेहरा और बिखरती सांसों के साथ उसका सारा वजूद पसीने में नहाया हो गया था। मेहरा ने सर जोर जोर से नफी में हिलाया। वो दोनों टिकटिकी बांधे एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। आज पहली बार उसे कत्थई आंखों में सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि खौफ, मोहब्बत, बेबसी और हिम्मत का इम्तिजाज नजर आया। सरगम का दिल डूबकर उभरने लगा था। वो रो रही थी उसकी वजह से। अपनी जान की परवाह करे बगैर उसने अपने दोनों हाथों से सरगम की कलाई को जोर से थामा और दीवाना वार उसे फिर खींचने लगी थी। आह! मेहरा के लबों से चीख आजाद हुई, लेकिन लम्हे भर में दोबारा फिसलती वो और चीखने लगी थी। और जब मोहब्बत जुनून बन जाए, फिर लोग अपनी जात से पहले अपने महबूब के पाबंद हो जाया करते हैं। कोई बात नहीं, हाथ छोड़ दो मेरी जान। लरसती सांसों के दरमियान उसने अपनी कलाई को मेहरा की गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश की थी। नहीं, चुप रहो, समझे? उसकी आवाज में गुर्राहट थी। जाने दो मेहरा, तुम्हें सद्दाम को गिरफ्तार करना है, उसने अपनी किस्मत कबूल करते हुए कहा था। शट अप! एक और कराह के साथ पूरी कुवत से मेहरा ने उसे ऊपर खींचा था। हुरैन ने मेहरा को कमर के गिर्द पकड़ा, उसे खींचने में मदद की और वो दोनों चंद लम्हों में ही कामयाब हो गए थे। तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने बाएं हाथ से किनारे को पकड़ लिया था। फिर खतीर मेहरा के पीछे से आया और सरगम को कोट से पकड़कर किनारे की नजदीक लाया। सारे जिस्म का वजन मेहरा और खतीर पर डालकर वो ठंडे फर्श लेट गया था। रुकता सांस एकदम ही बहाल हो गया था। साइको! मेहरा ने उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का लगाया था। सरगम ने उसके आंसू देखकर अपना खून भूलकर अपने खून आलूद अंगूठे से उसके रुखसार साफ किए थे। उड़ो बैठकर वो हौले से हंस दिया, फिर नीचे लगी हुई आग को देखा। इसके करीब वो चंद लम्हे पहले था। एक पल के लिए उसने अपना हाथ पसलियों में होते हुए शदीद दर्द पर रखा और फिर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता हुआ उठ खड़ा हुआ। हुरैन को डक के नीचे सबके इंतजार में खड़ा देखकर वो जहनी तौर पर कर रहा था, क्योंकि डक का सफर आसान नहीं होने वाला था। लेकिन बदकिस्मती से हवेली की इस तरफ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हदीर एयर डक में चढ़ चुका था। उन्होंने बंदूक का पट्टा सरगम के दाएं हाथ के गिर्द बांध दिया था ताकि खून बहने से रोका जा सके। जब उसने खतीर की जानिब अपने बाएं की बजाय अपना दाएं हाथ बढ़ाया तो मेहरा के आबरू बेसाख्ता ही इकट्ठे हुए। सरगम! मेहरा की निगाहें उसके बाएं तरफ फिसली, जिससे खून की बूंदें बिखर कर जमीन पर गिर रही थी। क्या हुआ? साथ खड़े दो फौजियों के साथ सरगम ने उसकी सिम देखा। तुम्हें गोली लगी है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? उसने आगे बढ़कर उसके बाजू का मुआयना कर रहा था। उसकी कोहनी के बिल्कुल ऊपर गोली का जख्म देखा था। खैर होती है, मुझे ऊपर खींचने का प्लान नहीं है, उसे मुख्तसर जवाब देकर वो खतीर की तरफ घूम चुका था। खतीर ने मजबूती से उसे ऊपर खींचा। एक लम्हे के लिए सरगम के चेहरे पर दर्द नजर आया था। क्योंकि मेहरा दराज कर थी, इसलिए उसने हुरैन को कमर से पकड़ा और हवा में उठाया। खतीर ने हुरैन का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे डक में खींच लिया। फिर दोबारा नीचे झुककर अपना हाथ मेहरा के लिए बढ़ाया था। उछलकर उसने अपनी उंगलियों से खतीर की उंगलियों को गिरफ्त में लिया था और फिर वो भी डक में पहुंच चुकी थी। इस तंग और तारीक डक में आदमियों के लिए सफर करना बहुत मुश्किल था। बिल्ली की तरह तेज तेज चलते वो हुरैन के पीछे आई। बाकी सब सुस्त रवि से आगे बढ़ रहे थे। किनारों की वजह से आदमियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये शुक्र था कि कोई क्लास्ट्रोफोबिक नहीं था। हर डक खुलने के साथ ही खतीर चेक कर रहा था कि आया वो नीचे किसी कमरे में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर की जमीन उड़ा दी गई थी। चेक इन! उसने जब सरगम को कहते सुना, उसकी सांसें ना हमवार थी। सद्दाम का कोई नामो निशान नहीं है। तो राम ने जवाब दिया। खुर्रम, असफंद! चंद लम्हे दूसरी जानिब गहरी खामोशी छा गई। दोनों आदमियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वाज, बैकअप टीम कॉल करो, खतीर दबा दबा चीखा था। हम मेन गेट से करीब हैं, मैं चेक करता हूँ। तभी तुराब की आवाज कानों में टकराई। अचानक हुरैन के पास ढेरों गोलियों की बौछार हुई
और चंद लम्हों में ही छत गिर गई। गहरा सांस लेकर उसने बंदूक उठाई और आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम आगे बढ़ी। होशियार रहना, जरगम ने सरगोशी की। उसने सुराख के अंदर झांका और फिर ट्रिगर खींच लिया। औसाफ, सद्दाम के खास आदमियों में से एक। उसके कॉलर में गोली लगी थी। फिर मेहरा ने एक और गोली उसके सर में उतारी और वो नीचे मलबे पर गिर गया। क्लियर है। उसने झुककर इधर उधर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो कहा, और हुरैन, क्या वो दिख रही है? जरगम जल्दी से बोला, नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। मेहरा ने उसे मलबे के दरमियान ढूंढना था। नहीं, जरगम ने उसे तंबी की। क्या हुआ? हैदर ने पूछा। कुछ नहीं, हुरैन रास्ता भटक गई है। मेहरा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हुरैन! हैदर की भारी आवाज़ एकदम ही खौफजदा हो गई थी। फिक्र मत करो, हम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। खतीर ने उसे संभालने की कोशिश की। ये किचन है, मैं उतर रही हूँ। उसने एक बार फिर इर्द गिर्द नजर डाली, फिर दीवार के किनारे पर पड़ो बैठ गई। बिल्कुल नहीं। जरगम ने उसे रोकने की एक और कोशिश की। उसने दीवार के किनारे छोड़ दिए। बहुत अच्छे, कर लो इग्नोर मुझे। जरगम उसके इस कदर बेनियाजी पर झुंझला गया था। पहुंच गई हूँ। उसके पांव पथरीली रविश से टकराए और फिर हाथ से मलबे के टुकड़े हटाने लगी। अचानक मलबा खत्म हो गया और वो थम से जमीन पर आ गिरी थी। नीचे झुककर उसने गहरा सांस लिया। तुम तुम घर चलो बस। सरगम बेबसी से सिर्फ यही बोल सका। ये शिकवा शिकायतें घर जाकर कर लेना। तो राम ने हंसते हुए कहा था। मेहरा, नीचे क्या सीन है? खदीर ने पूछा। मुझे नजर तो आ गई है। वो चारों तरफ देखते हुए थोड़ी और आगे बढ़ी। अचानक निगाहें भूरे बालों पर पड़ी थी। हम आगे बढ़ने के लिए ऐसी जगह देख रहे हैं इसमें हम इस सुरंग से बाहर निकल सकें, जरगम ने कहा। जिंदा निकल आना, उसने धीमी आवाज में कहा। मलबे से होते हुए वो हुरैन तक पहुंची, जो धूल की सुरमई तह में ढकी हुई थी, लेकिन वो दर्द से करा रही थी। हुरैन होश में है। अल्लाह तेरा शुक्र है। हैदर ने रुकी सांस बहाल की थी। मेरी टांग। जब मेहरा उसके पास बैठी तो वो खुद भी बैठने की कोशिश करने लगी। उसने नीचे की जानिब देखा। हुरैन की बाएं टांग मलबे के 2 बड़े टुकड़ों के दरमियान फंसी थी। उसने दोनों हाथों से एक टुकड़ा हटाया। उसकी पिंडली के किनारे पर बहुत बड़ा जख्म था। मेहरा ने दोबारा चारों तरफ देखने के बाद अपनी जैकेट और आर्मी वेस्ट उतारी, फिर अपनी टी शर्ट उतार ली। या पतली डोरियों वाली बनियान पर आर्मी वेस्ट और जैकेट दोबारा पहन लिया। इसके बाद अपनी बेल्ट उतारकर उसकी टांग के गिर्द टी शर्ट लपेटी और बेल्ट के साथ कपड़ा महफूज कर दिया। दांत पर दांत जमाए हुरैन दर्द से करा रही थी। तुम्हें कहीं और चोट लगी है, गोली वगैरह? उसने पूछा। मेरा एयरपीस खो गया है। हुरैन ने नफी में सर हिलाया। अपने भाई को बता दो कि तुम ठीक हो। अपने कान से लेकर एयरपीस उसने हुरैन की तरफ बढ़ाया। हैदर, मैं ठीक हूँ, हुरैन ने कहा। मतलब बिरयानी कैंसिल? उसकी मुस्कुराती आवाज ऊपर की तरफ से आई थी। हैदर? मेहरा की आवाज डक की तरफ से बुलंद हुई थी। जा रहा हूँ। नहीं, वहाँ इंतजार करो, मुझे हुरैन को ऊपर चढ़ाने में मदद चाहिए होगी। हुरैन की पुष्ट की गिर्द बाजू लपेटकर उसने उसे खुद से करीब कर रखा था। हुरैन के लबों पर फिर करा निकली थी। तैयार हो? लम्हे भर को मेहरा ने पूछा। हुरैन ने इस बात में सर हिलाया और फिर मेहरा उसे अपने साथ लेकर मलबे पर चलने लगी। चंद लम्हों बाद हैदर नजर आया। थककर उसने आहिस्ता से हुरैन को हैदर की जानिब धकेला। हैदर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था। उसने खड़े होने के बाद अपनी खानदानी हवेली के चारों तरफ बेजान वजूद और तबाही को देखा। मेरे डैडी का कुछ पता चला? उसने पूछा। हैदर ने सर हिलाया। वो कहाँ हो सकते हैं जरगम, वो बिल्कुल ठीक है। हुरैन ने उसे उसका एयरपीस वापस दिया। मैं डैडी के पीछे जा रही हूँ। उसने उसे वापस अपने कान में लगा लिया। तुम अभी तक डक में हो? उसने हवेली की तवील राहदारी अबूर करते हुए पूछा था। बस ये मेन गेट के पास रास्ता है। जरगम ने कफत से गहरा सांस लिया था। मैं करीब ही हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ। जैसे ही उसने कदम तारिक राहदारी से दाखिले दरवाजे की जानी बढ़ाए थे, जोरदार मुक्का उसकी नाक पर पड़ा तो वो बुरी तरह लड़खड़ाकर पीछे हुई। हैरत से फैले आंखें सद्दाम मकल पर मरकूज हो गई थी। डैडी, मेन गेट की तरफ। मेहरा की आवाज एयरपीस के जरिए आई थी। गहरी नीली आंखें गुस्से से दहक रही थीं। खून आलूद हाथों की मुट्ठियां भींचे वह खदीर के साथ राहदारी की जानी भागा था। उसने राहदारी के करीब पहुंचकर ऐसा सीना तंग होने वाला मंजर देखा। सद्दाम ने मेहरा को लात मारकर दूर धकेला। जमी बोस हुई मेहरा ने उसकी टांगों से जकड़ने की कोशिश की तो उसने अपना घुटना उसके मुंह पर पूरी कुवत से दे मारा था। अगले ही लम्हे उसके होठ से खून की बारीक धार बह निकली थी। मेहरा का चेहरा तेज से सुर्ख पड़ने लगा था। वो उसको डोज देकर उठ खड़ी हुई थी। फिर एक जानदार घूसा सीधा सद्दाम के जबड़े पर आकर लगा था। वो जरा सा लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने अपनी पुश्त के पीछे से बंदूक निकाली तो सरगम का दिल कांपने लगा था। मेहरा अपने वालिद की पिस्तौल को ठंडे नाल थामकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी।
तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए वो खतीर को पीछे छोड़ता हुआ आगे भागा था। छलांग लगाते हुए पाँव दीवार से टकराई और फिर हवा में घूमता हुआ उसका बूट सद्दाम के सर पर लगा था। लड़खड़ाकर वो जमीन पर जा गिरा तो बंदूक भी छूटकर दूसरी सिम्त में गिरी थी। एकदम ही हाथ और पसलियों में होता हुआ दर्द उबल पड़ा था। बेल्ट से तेज धार वाला चाकू खींचकर वो सद्दाम की तरफ बढ़ा। डोज करने के बाद सद्दाम की जानिब से जोरदार मुक्का जरगम के कंधे पर आकर लगा था। दर्द की शदीद लहर उसके कंधे में उठी थी। तेजी से आगे बढ़कर उसने चाकू सद्दाम के सीने में घुसाना चाहा, लेकिन आर्मी वेस्ट से टकराते हुए वो सीने में नहीं घुस सका। मेहरा ने पीछे से एक लात मारकर सद्दाम को दूर धकेला, लेकिन उसने वापस सरगम को घूसा जड़ने की कोशिश की। वो बमुश्किल डोज करता पीछे हुआ था। मेहरा ने सद्दाम की पुश्त के करीब होकर उसकी गर्दन को अपने बाजू की गिरफ्त में लिया। जरगम ने तेज धार चाकू सद्दाम की जानिब फिजा में बुलंद किया। जरगम नहीं! अगले ही लम्हे खतीर ने आगे बढ़कर जरगम का खून आलूद हाथ थामकर उसका वार रोक दिया था। तुम बीच में मत आओ, इस खबीस इंसान ने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? उसने खतीर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर खतीर ने अपने दोनों हाथों से उसकी कलाई जकड़ ली। खतीर ने उम्मीद अफजा नजरों से मेहरा की जानिब देखा। जरगम, हथियार नीचे करो, ये मेरा शिकार है। मेहरा ने सद्दाम की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए कहा। जरगम ने होंठ भींचते हुए चाकू नीचे कर लिया, मगर निगाहें अब भी सद्दाम पर जमी थी। सद्दाम, जो पहले मेहरा की गिरफ्त में करा रहा था, अचानक तिलमिला उठा। यू स्पॉइल्ड ब्राट! हीरो बनने के चक्कर में तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। वो मेहरा की गिरफ्त से निकलने की कोशिश में बिलबिला रहा था। एक लफ्ज और फिर कभी बोल नहीं पाओगे। जरगम के सब्र की हद खत्म हो गई थी। अब की बार उसने खतीर की गिरफ्त से झटक कर खुद को आजाद कर लिया था। लम्हे भर में वो सद्दाम पर झपटा और उसे एक झटके से सतून से दे मारा था। सद्दाम के लबों से हल्की सी कराह निकली। एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचते हुए दूसरे हाथ में चमकता चाकू उसकी शेर रख के बिल्कुल करीब किया। कुकी धार ने सद्दाम की जिल्द में मामूली से जख्म कर दिया था, जिससे चंद बूंदें बहकर जरगम के हाथ पर टपकी। गलत को गलत कहना हीरो बनना नहीं होता। बहुत हो गई मैं आपके हाथों मैनुपुलेट, लेकिन अब और नहीं। मेहरा की आंखें सपाट और चेहरा बेतासुर हो चुका था। राहदारी में भारी कदमों की चाप गूंजी और उनकी टीम के आदमी सद्दाम पर बंदूकें ताने खड़े हो गए थे। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 4 नोट फेंकने की देर है, फिर गिरफ्तारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। सद्दाम ने एक निगाह उन सब पर डाली और फिर जोर से हंस दिया था। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, सिवाय इज्जत और जिंदगी के। और डैडी, आपके सवाल का वक्त शुरू हो चुका है। अब आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मेहरा की नजरों में शदीद नफरत उतरी। नहीं, तुमने मेरे एम्पायर को आग लगाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सद्दाम का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वो नफी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ा। अपनी आवाज नीचे रखो, ये एम्पायर तुम्हारी नहीं, मेरी है। एक कदम आगे बढ़कर वो जब गुर्राई तो उसकी आवाज में निस्वानियत नहीं थी। सद्दाम की आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे किसी गहरे राज का इंकशाफ हुआ हो। उसके खुश्क लब हल्के से खुले थे, फिर बंद हो गए। माथे से बहता हुआ पसीना उसने आस्तीन से साफ किया था और फिर बहुत सा थूक निकला। मेहरा की सुर्ख आंखों के सामने बहुत से मंजर गर्दिश करने लगे थे। 7 साल कबल वो खूबसूरत और शान शौकत से सजा कमरा आज बेतरतीब था। उसके गुलाबी शलवार कमीज पर नेल पॉलिश के निशानात थे। वो टूटे हुए परफ्यूम हर चीज में सराहियत कर चुके थे, फर्श, दीवारें और उसके बिखरे बालों में भी मसनूई मिठास की वो तेज खुशबू जैसे उसके गिर्द घुटन भरा हिसार बन गई थी। पहलू में गिरे बेदम से हाथ में लर्जिश थी, थकन जैसे पूरे जिस्म में सराहियत कर चुकी थी, बल्कि सिर्फ जिस्म में नहीं, दिल में भी। पौला बेगम उसके सामने बैठी थी। उनके बूढ़े हाथ मेहरा के नाजुक हाथों को थामे हुए थे। आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे बहुत देर से रो रही हों। होंठ ऐसे भिजे हुए थे जैसे कोई भारी बोझ अंदर ही अंदर दबाया हुआ हो। दादी, मैं वो सब कुछ मानने को तैयार हूँ जो आप और डैडी चाहते हैं। बस बस मुझे बाहर मत भेजिए। मुसलसल बहती हुई आंखों को उसने हथेली से रगड़ कर साफ किया था। हौला बेगम ने गहरा सांस खारिज किया, फिर उसके बर्फ जैसे सर्द हाथों को सख्ती से थामा। मेरा बेटा, संभालो खुद को। संभाले? कैसे संभाले? उसके अपने डैडी से भी बहस हुई थी, लेकिन कभी इतनी शिद्दत से नहीं, कभी इस बेबसी के साथ नहीं, कभी यूं नहीं लगा था कि वो सब कुछ हार जाएगी। मेहरा ने आंखें सख्ती से मींची, जैसे तल्ख यादों को पीछे धकेल सके। वो लम्हा जब वो परफ्यूम की बोतलें दीवार पर दे मारी थी, कांच के टुकड़े किरची किरची हुए थे, और फिर सद्दाम साहब की आंखें वो उसे गुस्से से नहीं देख रहे थे, बल्कि किसी और तरह सर्द और बेरहम, जिसे वो तय कर चुके हों कि अब वो उनकी जिम्मेदारी नहीं रही। और ये सोच उसे हिलाकर रख गई थी। मुझे नहीं जाना, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती दादी।
उसकी आवाज़ आखिर में लरज सी गई थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ऐसी कहानी जो तुम्हें सब कुछ समझने में मदद करेगी। खौला बेगम ने भीगी सांस अंदर खींची। अभी? मेहरा ने कुव्वत से चेहरा फेर कर अपनी दादी को देखा था। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, जो सूरह अल कसस में बयान हुई है। उन्होंने सर अस्पात में हिलाया। उसके माथे पर शिकने उभर आई थी, लेकिन वो खामोश रही। वो जुल्म व सितम का दौर था। फिरौन ने हुक्म दे दिया था कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद बेटों को कत्ल कर दिया जाए। उम्मीद कमजोर पड़ चुकी थी। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। खौला बेगम की आवाज में ठहराव था, जैसे कोई दास्तान को कदीम वक्तों की कहानी सुनाने बैठा हो। मेहरा के दिल की धड़कन मध्यम पड़ी। मायूसी में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें एक टोकरे में रखा और दरियाई नील के मौजों के हवाले कर दिया। वो नहीं जानती थी कि उनका बेटा कहाँ जाएगा, क्या वो जिंदा भी रहेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया था। मेहरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। एक मासूम बच्चे का पानी में बह जाना, ये तस्वुर उसके अंदर कोई अजीब सी चुभन पैदा कर रहा था। और फिर फिरौन की बीवी ने उन्हें गोद ले लिया। उसने उन्हें शाही महल में पाला, हर नेमत दी, हर आशाइश, लेकिन वो वहाँ के नहीं थे। और एक दिन उन्हें इस हकीकत का इल्म हो गया कि वो जिस जिंदगी को अपना समझ रहे थे, वो हकीकत में उनके लिए थी ही नहीं। खौला बेगम ने कहा। मेहरा का सांस बेरब्त होने लगा था। ये अल्फाज अंदर कहीं गहराई में जख्म लगा रहे थे। एक झूठा घर, एक चुराया हुआ वजूद, एक ऐसी जिंदगी जो असल में उसकी थी ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक इंतखाब था। मेहरा, या तो वो उसी आरामदेह फरेब में जीते रहते या हकीकत को कबूल करते, चाहे वह कितनी ही तल्ख क्यों ना हो। खौला बेगम उसे बगौर देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब तलाश कर रही हो। फिर उनकी आवाज आहिस्ता हो गई। मेहरा ने सख्ती से लब भींच लिया। उसे महसूस हुआ यह कहानी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं थी। दादी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? उसने खौला बेगम की तरफ देखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। बेटा, तुम्हारे डैडी का माजी बहुत पेचीदा है। उसे उसे हमने गोद लिया था। खौला बेगम के हाथों में कपकपाहट थी। गोद लिया था? मेहरा ने न समझी से पलकें झपकाई। उसके असली वालिदैन अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने उस पर जुल्म किया, उसे कभी मोहब्बत नहीं दी। खौला बेगम ने धीरे से सर अस्पात में हिलाया था। मेहरा की सांसें रुकने लगी। डैडी ने कभी अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो हमेशा बस वैसे ही लगते थे जैसे वो अब हैं, सर्द और सख्त मिजाज। लेकिन ये सोचना कि वो कभी बेबस रहे होंगे, कि किसी ने उन्हें तकलीफ दे दी होगी, ये हकीकत नाकाबिल यकीन लग रही थी। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो अभी अधूरा था। तो उन्होंने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे खौफ था, अगर तुम्हें हकीकत का इल्म हो जाता तो शायद तुम उससे नफरत करने लगती। खौला बेगम ने उसके हाथ मजबूती से थाम लिए थे। मेरा की आंखों में बेयकीनी उतरी। और फिर खौला बेगम ने नजरें झुका ली थी। और तवील खामोशी लम्हे के बाद सब कुछ बदल गया। हमने तुमसे सिर्फ तुम्हारे डैडी की गोद लेने वाली बात नहीं छुपाई। कमरे की फिजा जैसे थम गई। उसकी समात में साए साए गूंजने लगी थी। खौला बेगम ने लरजते सांस ली, जैसे खुद को किसी बड़े इंकशाफ के लिए तैयार कर रही हो। बेटा, तुम्हें सिर्फ सद्दाम ने गोद नहीं लिया था। मुट्ठियां भींच कर खोलते हुए वो अपने आप पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम कभी सद्दाम की बेटी थी ही नहीं। वक्त जैसे रुक गया। बारस, वही बारस जो मेरे शोहर थे, वो तुम्हारे असल वालिद थे। तुम सद्दाम की नहीं, बारस की बेटी हो। ये अल्फाज बर्फ की किरचियों की तरह उस पर आ गिरे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेयकीन आंखें अपनी दादी पर जमाए वो सर नफी में हिलाने लगी थी। लेकिन खौला बेगम की खामोश नजरें झूठ नहीं बोल रही थी। सद्दाम ने तुम्हें मोहब्बत में नहीं, बल्कि मजबूरी में अपनाया था, क्योंकि तुम इस खानदान की असल वारिस थी। और वो तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, ताकि तुम कभी हकीकत न जान सको। कमरा धुल्ला गया। मेहरा की सांसें बेतरतीब हो गई। घबराहट ने उसके गले में पंजे गाड़ दिए थे। वो कभी उसकी बेटी थी ही नहीं। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, हरकत करना चाहती थी, मगर उसका जिस्म जैसा बेजान था, बेवजन, बेसिमत, बेयकीन में भटकता हुआ। एक याद अचानक उसके जहन में लहराई। बचपन का एक लम्हा। वो 6 साल की थी, अपने डैडी की गोद में सिमटी हुई, उनके दिल की धड़कन सुन रही थी। डैडी, क्या मैं आप में मिलती हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। सद्दाम पल भर के लिए साकित हो गया था। आप मेरी बेटी हो, बस यही अहम है। फिर वो मुस्कुराया, फिर उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। मेहरा के अंदर एकदम कुछ छन से टूटा। वो झूठ बोलता रहा था सालों से,
लम्हा बा लम्हा दिल पर जमते जख्मों में इजाफा होता गया। आंसू भल भल फिसलने लगे थे। कमरे की दीवारें उस पर टूटने लगी थी। वो मेहरा सद्दाम नहीं थी, वो कभी थी ही नहीं। वो मेहरा बारस मुगल थी, और जो कुछ वो जानती थी सब कुछ झूठ था। मौजूदा कहानी। मंजर बदलने लगा, दिल पर जमे जख्म फिर तकलीफ देने लगे। यादें धीरे धीरे मध्यम हो गईं। उसकी आंखों के सामने सद्दाम का चेहरा था, जो अभी भी हैरत से उसके अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगा था मैं सारी जिंदगी अंधेरे में रहूंगी? मेहरा की मुस्कुराहट में बर्फ सी ठंडक थी। उसने गर्दन को जरा सा ढलकाकर सद्दाम की तरफ देखा। और तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ेगा? तुम भी अपने बाप की तरह निकली, वो भी अपनी दूसरी बीवी के पीछे मुझे और मेरी माँ को छोड़ गया था। तुमने भी एक आदमी के लिए मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा खिलौना बच जाएगा? सद्दाम की आंखों में गुस्से के शोले भड़क उठे। इसको हाथ लगाने की गलती करने से पहले 2 बार सोच लेना सद्दाम। मैं तुम्हारे लिए जमीन तंग कर दूंगी। मेहरा मुगल का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। आखिर हो ही कम नस्ल। सद्दाम के होठों पर हल्की सी तंज या मुस्कुराहट उभरी। कितनी आसानी से चलती है ना ये जुबान। अब ये जुबान तब ही खुलेगी जब मैं इजाजत दूंगा। मिर्जा सद्दाम मुगल, तुम्हें स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये एकदम भारी आवाज गूंजी और खदिर आगे बढ़ा। बात काटते ही लम्हा भर में उसने सद्दाम के जबड़ों पर जोरदार मुक्का मारा था। सद्दाम लड़खड़ा गया, जबकि खदिर के हाथ की ऊपरी जल्द छिल गई थी, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर न आया था। उसने जेब से हथकड़ी निकाली और सद्दाम के हाथ बेरहमी से जकड़ दिए। गाड़ी में डालो उसे। खतीर ने अपने साथ खड़े 2 आदमियों को इशारा किया। मेहरा की आंखों में एक फातिहाना चमक उभरी। उसने सरगम की जानिब देखा, जो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। उसके सबसे बड़े दुश्मन की हार हो चुकी थी। मेहरा ने मासूमों को आजाद करा लिया था और खतीर ने अपनी बहन को अगवाकार को अंजाम तक पहुंचा दिया था। जंग खत्म हो चुकी थी। चलो चलते हैं, खतीर ने कहा। बीबी आप कौन? जानती हैं आप मुझे? मेहरा ने सरगम का दायां बाजू थामकर उसकी मदद कर रही थी। उसने मेहरा की पुश्त के गिर्द अपना बाजू फैलाया और राहदारी अबूर करने लगा। भूल गए? 1 घंटे पहले तक तो मुझे मेरी जान कह रहे थे। उसने लबों पर मीठी सी मुस्कान सजाई। धमाके से दिमाग हिल गया था मेरा, जब ही बहकी बहकी बातें करने लगा था। उसकी मासूमियत पर सरगम ने दांत किचकिचाए। पहले कौन सा जगह पर था? गर्दन झुकाकर वो जोर से हंसने लगी थी। दाखिली दरवाजे पर जमा आदमियों में सरगम ने जख्मियों और शहीद देखे थे। हैदर हुरैन को सहारा दिए खड़ा था, और तुराब वास को, जिसके पाँव में गोली लगी थी, असफद खुर्रम के बेजान जिस्म के साथ खड़ा था। नुकसान उसका हलक तक कड़वा कर गया था। आसमान की मदद करो। खतीर ने पीछे खड़े एक आदमी को खुर्रम के बेजान जिस्म की जानिब इशारा करते हुए कहा था, जबकि उनमें से ज्यादातर लोग जख्मी थे, लेकिन वो फिर भी जल्द अज जल्द अपनी गाड़ियों तक पहुंच गए थे। क्योंकि सरगम के बाएं बाजू और सीने पर जख्म लगे थे, तो गाड़ी खतीर चलाने लगा। हवेली को पीछे छोड़ता हुआ वो गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। आंखें मूंद कर उसने एक पल को सरनशिस्ट की पूंछ से टिका दिया था। और कहाँ चोट लगी है? मेहरा ने पूछा। शायद पसलियां टूटी हैं और राइट टांग पर जख्म है, खतीर मसरूफ सा बोला। खतीर आपको कैसे पता? मेहरा के आबरू एक लम्हे को हैरत में उठे थे। गाड़ी के शीशे पर सरगम और खतीर ने निगाहों का तबादला किया था, और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। हमारा रोज का काम है, सरगम ने मुस्कुराकर कहा। उसने आंखें घुमाई। जैसे ही वो पीएनएस शिवा हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजी। सफेद कोट पहने अमला पहले ही बाहर मौजूद था। स्ट्रेचर तैयार थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, अस्पताल के नर्सों ने पिछला दरवाजा खोला और बाकी जख्मी अफसरों को एहतियात से बाहर निकाला। तुम बाकियों के साथ जाओ, सरगम ने धीमी आवाज में कहा। खतीर ने रुख मोड़कर एक पल मेहरा को देखा और फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर आगे बढ़ गया। उसने सरगम को सहारा देकर बाहर निकाला। सफेद पत्थरों से बनी इमारत के सामने सब्जाजार फैला हुआ था। अंधेरे की जानिब चलते वो दोनों वसी लोबी में दाखिल हुए तो अस्पताल के अमले ने आगे बढ़कर मदद की और उसे एक बेड पर लिटा दिया। आपको बाहर इंतजार करना होगा। नर्स ने जल्दी से पर्दा खींचा और मेहरा को देखा। उसने नरम मगर रिवायती अंदाज में कहा था, ये कहीं नहीं जा रही। सरगम ने नर्स को बगैर देखे कहा। नर्स ने लम्हे भर को तसबसुब से उन्हें देखा, फिर शाने उचकाए और कैंची उठाने लगी थी। कपड़ों के कटने की आवाज आई और जैसे ही शर्ट के टुकड़े जमीन पर गिरे, अंदर का हाल वाज़े हो गया। उसकी पसलियां कई जगहों से नीली हो गई थी। कुछ जगहों पर हड्डी की झलक नुमाया थी। बाएं हाथ पर ताजा जख्म था, गोली का निशान। खून जम चुका था, मगर जख्म खुला था। मेहरा ने बेइख्तियारी होठ आपस में मस कर रखे थे, मगर जख्मों पर से निगाह नहीं हटाई थी।
नर्स ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखी, फिर धीरे से बोली, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। सरगम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो कहना चाह रहा हो, इसीलिए तो मेरी बीवी है। फिर आंखें मूंद ली। उसने कमजोर उंगलियों से अपना जख्मी बाजू को हरकत देने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे किसी ने नरमी मगर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया था। मत देखो, मानुस सी आवाज में सरगोशी हुई। मेहरा ने उसके जख्मी हाथ को नरमी से दबाकर दूसरी हथेली उसके चेहरे पर रख ली और धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया था, ताकि वह नर्स की कार्रवाई नहीं देख सके। नर्स ने एक सिरिंज में दवा भरी और फौरन ही उसके बाजू में इंजेक्ट कर दी, और जैसे ही नर्स ने गोली निकालने के लिए दबाव डाला, उसकी पेशानी पर पसीने नमूदार होने लगे थे, मगर मेहरा ने उसका हाथ और ज्यादा सख्ती से थाम लिया था। सरगम ने नीम व आंखों से उसके चेहरे को देखा। वो चाहता था कि कुछ कहे, मगर लब खुश्क हो चुके थे, अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। तुम ठीक हो? लबों से सिर्फ एक सवाल निकला था। तुमसे तो ठीक ही हूँ, वो कह रही थी, लेकिन उसकी तवज्जो नर्स पर थी। मेरा मतलब था सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद तुम ठीक हो? हमारे दरमियान सिर्फ नफरत का रिश्ता था, मुझे सुकून के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेहरा की निगाहें उसकी जानिब उठी थी। नर्स ने हुनरमंदी से फोर पीस को गहराई में डाला था। एक लम्हे बाद धात की सरसराहट उभरी और गोली निकल आई। जैसे ही नर्स ने उसे ट्रे में रखा, उसके लबों से हल्की सी कराह निकली और साथ ही जख्म से ताज़ा खून बहने लगा था। शुक्रिया। उसके लब मुस्कुराहट में ढल गए। किस लिए? उसके माथे पर शिकने उभरी थी। मेरी जान बचाने के लिए। उसके लम्स ने उसके दर्द को जैसे मांद कर दिया। वो तो सिर्फ बेवा होने के डर से बचा लिया था। सरगम की जानिब देखकर वो हौले से मुस्कुराई थी। मान लो, तुमसे मेरे बगैर रहा नहीं जाता। उसने मेहरा को छेड़ा। हमेशा डिल्यूजनल ही रहना। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का हुजूम था। मगरिब ढल चुकी थी और आसमान पर छाए बादल किसी भी लम्हे बरसने को तैयार लग रहे थे। फिजा में मुसाफिरों के कदमों की चाप, ऐलानात की बाज़ और रुखसत व इस्तकबाल की आवाज़ें गड़बड़ हो रही थी। वो लंबे डग भरती जरकम और खतीर की टीम के साथ टर्मिनल अबूर कर रही थी, मगर उसकी नजरें किसी मखसूस चेहरे को तलाश कर रही थी। एकदम वो निगाहें एक मानुस चेहरे पर जा ठहरी, जो उसकी जानिब तेज कदमों से बढ़ रही थी। आपी! रानी दौड़ती हुई आई और बेइख्तियार ही उसके गले लग गई। कहा था ना कि मैं वापस आ जाऊंगी। मेहरा ने नरमी से मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं में भर लिया था। रानी ने सर इस बात में हिलाया और फिर एक लम्हे के बाद साथ खड़े हुए जरगम की तरफ बढ़ गई। जरगम ने बाएं हाथ से उसका सर थपथपाया। इसकी पसलियां टूटी हुई हैं। मेहरा ने फौरन तंबी की तो रानी घबरा कर पीछे हट गई। जरगम भाई, अपना वादा पूरा करने के लिए शुक्रिया। रानी की मुस्कुराहट गहरी हुई तो हमेशा की तरह उसके गाल गुलाबी हो गए थे। अब अपने नन्ही खरगोश को मायूस तो नहीं कर सकता था। जरगम ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? चंद कदम के फासले पर खड़े खतीर ने बेहद नरमी से पूछा। ठीक हूँ। रानी ने एक सरसरी नजर अपने भाई पर डाली और रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। खतीर ने बेइख्तियार ही मेहरा की तरफ देखा, जो आंखें सुकेड़ कर रानी के बदलते हुए तासुरात को जांच रही थी। खतीर के सवालिया निगाहों पर उसने शाने उचका दिया। माय डियर भाई एंड भाभी, वेलकम बैक। और खतीर भाई, आपको भी खुश आमदीद। रामिस ने मुस्कुराते हुए आंखों के साथ कहा था। उसने घुंघराले बालों पर कैप पहन रखी थी और सिया चश्मा लगाया हुआ था। हाथ में गुलाबों का एक गुलदस्ता था, जो उसने मेहरा की जानिब बढ़ाया। थैंक यू रामिस। मेहरा ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता थाम लिया। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तभी मध्यम आवाज उसके करीब सुनाई दी थी। मेहरा ने सर उठाकर देखा। क्या बात है? सर अस्बात में हिलाकर वो हरेन के साथ कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं गिरी थी तो मेरे पीछे आने के लिए शुक्रिया। हुरैन ने इसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। इसकी जरूरत नहीं थी। मेरे रवैये के बाद भी आपने ऐसा किया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हुरैन ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा मतलब जब तुम जरगम से फ्लर्ट कर रही थी? मेहरा ने एक आबरू उठाए उसे बगौर देखा। सॉरी, लेकिन अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, दोस्त की सूरत में भी। हुरैन ने नदामत से निगाहें झुका ली थी। ये जानकर खुशी हुई कि अब इस्लामाबाद में भी मेरी एक दोस्त है। मेहरा ने नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। गाड़ी कियानी हाउस के पोर्च में रुकी तो बारिश तेजी से बरस रही थी। लॉन के सामने छमछम पानी बरस रहा था। गाड़ी से उतरकर वो अंदर की तरफ बढ़ी तो लॉन्च में बानो बेगम, मारिया बेगम और हातिम साहब मौजूद थे। आ गए मेरे चीते। बानो बेगम ने सरगम और खतीर को गले लगाकर उनके माथे चूमे और मेहरा को भी मोहब्बत से अपने बाजू में भर लिया। ऑपरेशन कैसा रहा? हातिम साहब ने संजीदगी से पूछा। ज्यादा मुश्किल नहीं था, जरगम ने मुख्तसर जवाब दिया। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। खतीर ने मारिया बेगम से शिकवा किया। तुम लोग बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ गई। खाने की मेज पर
पूरा खानदान जमा था। एक तरफ बानो बेगम, दूसरी तरफ हातिम साहब और दरमियान में सब। खाने के दौरान ज्यादा बात नहीं हुई। थकन के बाद सब खामोशी से खाना खाने में मशगूल थे। गोलोना कहाँ है? मेरा ने मेज पर नजर दौड़ाई तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसके माथे पर बेइख्तियार शिकने उभरी थी। वो सो रही है। रानी गड़बड़ाई थी। बेवक्त तो नहीं सोती। मेहरा ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। शायद रात को देर से सोई होगी। रानी ने पानी का गिलास मुंह से लगाया, मगर उसकी नजरें मेहर से बचती रहीं। मेज पर एक बार फिर खामोशी छा गई। खाने के बाद मेहरा ने रानी के साथ बर्तन किचन में रखवाए। फिर जब वो डाइनिंग रूम में वापस आई तो जरगम आहिस्ता से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाता हुआ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार वाजे थे। मेहरा उसके पीछे पीछे लाउंज तक आई, जहां से जरगम जीने चढ़ने लगा। वो धीरे धीरे कदम उठाता ऊपर जा रहा था और मेहरा खामोशी से उसके साथ साथ थी। कमरे में हर तरफ रोशनियां बिखरी थी, लेकिन सरगम की आंखों में थकन थी। वो सिया ट्राउजर और टी शर्ट पहने बिस्तर पर नींद दराज होते ही आंखें मूंद गया। मेहरा अलमारी के सामने खड़ी थी, सादा सिया शलवार कमीज में मलबूस। एक एक करके अपने कपड़े बाहर निकालकर फर्श पर फेंक रही थी। ये क्या जुल्म हो रहा है? जरगम ने चंद लम्हे बेयकीनी से ये तमाशा देखा, फिर आराम से सीधा होकर बैठ गया। ये सब फजूल है। मेहरा ने बेपरवाही से हाथ झाड़े। जरगम की नजरें फर्श पर बिखरी मगरबी कपड़ों पर जम गई थी। एक एक जोड़ा उसकी नजर से गुजरा। महंगे ब्रांड्स, नफीस और डिजाइनर जो उसने अपने हाथों से चुनकर खरीदे था, बेवकत होकर जमीन पर पड़े थे। उसने दिल पर हाथ रखा और दुख भरे अंदाज में सर झुकाया। मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये कपड़े तो मेरी पूरे साल की तनख्वाह जोड़ने से भी नहीं आ सकते। वो सरगोशी अंदाज में बोला। तो फिर कैसे खरीदे? मेहरा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अपनी सेविंग से। महारानी साहिबा क्यों भूल जाती हैं कि आपका शौहर एक नौकरी पेशा आदमी है? जरगम ने सीने पर हाथ मारकर मसनूई बेबसी से कहा। हाँ, नौकरी पेशा आदमी जो मर्सिडीज चलाता है। मेहरा ने शायद मुस्कुराहट दबाई। अब क्या कर सकते हैं अगर अल्लाह ने उस गरीब को अमीरों वाले शौक दिए हैं। जरगम ने संजीदगी से सर नफी में हिलाया था। मैं ये सिर्फ डैडी को खुश करने के लिए पहनती थी। मेहरा ने उसे घूर कर देखा। सब जानने के बाद भी तुम सद्दाम को डैडी क्यों कहती हो? जरगम की नजरें फर्श पर बिखरे कपड़ों से उसके चेहरे पर आई। 17 साल की उम्र तक उसी को अपना बाप समझती रही हूँ। आदत बन गई है। उसने कंधे उचका दिए थे। वो इस नाम के लायक नहीं। उसकी आवाज में अब सख्ती थी। सही कह रहे हो। मेहरा ने एक और लिबास बेदली से सोफे पर उछाला। फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती। फिर वही बात, हुरैन को मेरी मदद की जरूरत थी। मेहरा ने थकन से आंखें मूंद ली। हाँ, चाहे मुझे हार्ट अटैक ही क्यों ना आ जाए। इतनी जल्दी नहीं मरोगे तुम। वो मुस्कुरा दी। सद्दाम गिरफ्तार हो चुका है। उसने गहरे सांस लिया। अभी और भी बाकी है। मेहरा ने लम्हे भर को रुककर उसे देखा, फिर धीरे से सर इस्बात में हिला दिया। और भी? तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? वो सीधा होकर बैठ गया था। दुनिया में हर शख्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। मेहरा के लहजे में पुख्तगी थी, मगर नींद की हल्की सी परछाई भी थी। तुम लड़कियों को आजाद करती रहोगी? जरगम ने उसे बगौर देखा। मुझे लगता है मेरी वजह से वाकई कुछ फर्क पड़ रहा है। मेहरा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा। तो फिर तुम हर कदम पर मुझे अपना साथ पाओगी। जरगम ने लम्हा भर के लिए कुछ सोचा, फिर नरमी से बोला। तुम मेरे साथ काम करोगे? तुम्हारी जॉब जा सकती है। मेहरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हम एक टीम हैं, और वैसे भी तुम्हारी जायदाद किस दिन काम आएगी? जरगम के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। मेहरा ने एक लम्हा घूर कर उसे देखा, फिर दोनों जोर से हंस दिए। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। जरगम ने चौंक कर सर उठाया, जबकि मेहरा ने जल्दी से सोफे पर बिखरे हुए कपड़े समेटने शुरू कर दिए। चाचू और रानी आए हैं। दरवाजा खोला तो सामने हाँफता हुआ रामिस खड़ा था। इस टाइम सब खैरियत है? जरगम के माथे पर शिकने उभरी। जी, वो खतीर भाई का कोई मसला है, आप लोग जल्दी आए। रामिस ने जल्दी से सर हिलाया और कहकर पलट गया। मेहरा ने जल्दी से जरगम को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया था ताकि वो खड़ा हो सके, मगर जरगम ने उठते ही चौंक कर कहा। इसका दुपट्टा भी तो लाया था। घर में ही तो है। मेहरा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। घर में और भी लोग हैं। जरगम ने सीधा अलमारी खोली और अंदर से एक सुर्ख शेफॉन का दुपट्टा निकालकर लापरवाही से उसके शानों पर डाल दिया। इतने फ्री मत हो। उसने आंखें घुमाई। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि मेहरा ने दुपट्टे को थामकर एक निगाह उस पर डाली और बेइख्तियार ही सर झटक दिया। जरगम के पोर्शन में एक अजीब ही हंगामा बरपा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। खिड़कियों पर पड़ती बारिश की बूंदें मध्यम सी आवाज पैदा कर रही थी, मगर अंदर माहौल किसी तूफान से कम ना था। खतीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों बैठा है। सामने सफेद बोर्ड पर मार्कर से मोटे हरफ में लिखा था, मिशन मशीन की शादी। लेकिन मसला ये था कि मशीन की होने वाली बीवी यानी गोलोना ये कहानी सुनने की मूड में नहीं थी।
वो जा चुकी थी। ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। सोफे पर हातिम साहब ने गहरा सांस लिया, जैसे किसी नतीजे पर पहुंच चुके हों। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में वही पुरानी बर्दबारी। उनके ऐन सामने जमीन पर आलती पालती मारे रानी लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रही थी। उसकी निगाहों में तूफान उमड़ रहा था। जरगम मेहरा के साथ सोफे पर बराजमान था और रामिस झूले पर बैठा मजे से पॉपकॉर्न खा रहा था, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। खतीर ने बोर्ड पर दोबारा निगाहें डाली और आहिस्ता से बोला, ये सब करने की जरूरत नहीं होती अगर तुम्हें मेरी तरह शादी करने के गट्स होते। जरगम ने अपने बालों पर हाथ फेरा। मैं बस देख रहा था। खतीर ने शाने उचकाए। ओह रियली? इंस्टाग्राम पर किसी की हर पोस्ट, कमेंट, फॉलोवर्स पर नजर रखना बस देखना नहीं होता भाई, ये स्टोकिंग कहलाता है। रानीन का सब जवाब दे गया था। खतीर ने सर झुका लिया। वो जानता था कि वो गलत था, लेकिन उसे वाकई नहीं मालूम था कि वो गोलोना के प्रोफाइल पर इतना वक्त क्यों गुजार रहा था। बस एक आदत बन गई थी और अब उसके पास देने को कोई माकूल वजाहत नहीं थी। ये वाकई नामुनासिब हरकत थी। अगर तुम्हें गोलोना पसंद थी तो सीधा बात करते। हातिम साहब ने खंगारा था। बात ही तो नहीं होती पापा, ना उससे ना आप लोगों से। खतीर ने आहिस्ता से कहा, हाँ हम सबको मालूम है, और इसीलिए अब हम सब ने ये मीटिंग रखी है ताकि आपकी तरफ से गोलोना को मनाने के तरीके सोचें। रानीन का अंदाज तंजिया था। खतीर भाई आप भी कमाल करते हैं, बात नहीं होती तो क्या हुआ, लड़की उठा लेते डायरेक्ट। रामेश ने चुपचाप पॉपकॉर्न का एक और दाना मुंह में डाला और सर अस्बात में हिलाया। तुम्हें तो बस तफरी चाहिए, रानीन ने जिद होकर कहा। ऐसे मत कहो नैन, मुझे लाइफ में ड्रामा भी चाहिए, रमेश ने संजीदा लहजे में कहा। वो कहाँ जा सकती है? जरगम ने सीधा सवाल किया। फोन बंद है, क्रेडिट कार्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ और किसी होटल में भी चेक इन नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तहलील हो गई हो। रानी ने फौरन लैपटॉप पर निगाहें जमा ली। हो सकता है वो कहीं और गई हो, रामेश ने मारकर हाथ में घुमाते हुए मशवरा दिया। कहाँ? किसी दरख्त पर रहने? उसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है? रानी ने तुर्की बदुर्की कहा। एक मिनट, मेरा वेकेशन हाउस याद है? तुम लोग पिछली बार वहीं रुके थे, चाबियां अब भी गोलोना के पास है। मेहरा को जैसे कुछ याद आया था। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने मरगला हिल्स नहीं घूमा। जरगम करंट खाकर उसकी जाने मुड़ा था। मैंने कब कहा कि मैं नहीं गई? तुमने खुद ही फर्ज कर लिया था, मेहरा ने बेनियाजी से कहा। ये सरासर धोखा है, उसने चिढ़कर कहा था। सीसीटीवी खोल करके देखती हूँ। रानी ने तेजी से लैपटॉप पर कुछ टाइप किया था। नैना मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि गैर कानूनी कामों में मत पड़ा करो। सॉरी पापा। हातिम साहब की आवाज पर उसकी उंगलियां ही एकदम ही रुकी थी। मैं सिक्योरिटी टीम को फोन करती हूँ। मेहरा ने फोन निगाहों के सामने किया और फिर नंबर डायल करके कान से लगा लिया। चंद लम्हों बाद सिक्योरिटी टीम की तस्दीक आ गई। जी मैडम, मिस गोलोना कुछ घंटे पहले यहाँ आई थी, वो अभी भी अंदर है। लाउंज में अचानक खामोशी छा गई। तुम्हारे पास गोलोना के वालिद साहब का नंबर है? हातिम साहब ने कुछ सोच कर कहा। नहीं, उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन है गुलनूर, वो कैलिफोर्निया में रहती है। रानी ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे फोन करो, हातिम साहब ने सर इस्बात में हिलाया। अभी? रानीन की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ अभी। रानीन ने मशकूक निगाहों से पहले उनको और फिर खतीर को देखा और आखिरकार नंबर मिला दिया। खतीर ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सब क्या करने जा रहे हैं और सबसे बढ़कर उसे खुद क्या करना चाहिए। हेलो, गुलनूर स्पीकिंग। एक लम्हे बाद दूसरी जानिब से धीमी सी आवाज आई। बेटा मैं हातिम बात कर रहा हूँ, रानीन और खतीर का वालिद। आपसे गोलोना के बारे में बात करनी है। जी कहिए। गुलनूर मोहतात हो गई। दरअसल हम आपकी बहन का रिश्ता अपने बेटे खतीर के लिए मांगना चाह रहे हैं। हातिम साहब ने आखिरकार मुद्दा बयान किया तो पूरे लॉन्च में सन्नाटा छा गया। खतीर ने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। वो हमेशा दूसरों को जज्बाती लम्हात में नर्वस होते देखता था, लेकिन आज आज वो खुद इस कैफियत में था। ये तो बहुत अचानक है, मैं गोलोना से बात करके ही कोई फैसला ले सकती हूँ। दूसरी तरफ चंद लम्हे मुकम्मल खामोश रही। खतीर ने उठकर रामिस के हाथ से मारकर झपटा और सफेद बोर्ड पर 4 अल्फाज लिख दिए। बोले वो मान गई है। मैं जानता हूँ लेकिन बच्चों की पसंद है। लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, गुलनूर ने हैरत से कहा। अब तो आपको पता चल गया बेटा, हातिम साहब मुस्कुराकर बोले। अगर वाकई ऐसा है तो मैं और मेरे हस्बैंड अगले हफ्ते ही पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर आराम से बात हो जाएगी। गुलनूर की धीमी सी हंसी उभरी थी। फोन बंद हुआ तो सब निगाहें खतीर की तरफ उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर काम अब बाप करेगा क्या? जाओ गोलाना को राजी करो, मुझे झूठा मत बनाओ। हातिम साहब ने मायने खेज नजरों से उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिए। मुझे लोकेशन भेज दो। खतीर उठ खड़ा हुआ था।
रानी ने बाजू सीने पर बांध लिया। आप जाएं, मैं भेज रही हूँ, मेहरा ने कहा और फोन पर टाइप करने लगी। खदीर ने सर अस्पात में हिलाकर खुद को कंपोज किया और बेतासुर चेहरे के साथ कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन वो परवाह किए बगैर बाहर चल पड़ा था। किस्मत रोज मेहरबान थोड़ी हुआ करती थी। खतीर के जूते गीले जमीन पर थम से पड़े तो फर्श पर पानी की बूंदें बिखर गई। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, बाल बिखरे हुए और सांसें बेतरतीब थी। सुर्ख ईंटों से बने हुए पुरशकवा घर के अंदर मध्यम रोशनी फैली थी, जिसमें उसकी भीगी हुई शबीहा और भी मध्यम लग रही थी। मेहरा मैडम ने कहा था कि इन्हें अंदर जाने देना है, सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। गोलोना, जो अब तक सीढ़ियों के करीब खड़ी ये सारी सूरत हाल देख रही थी, एकदम उसकी उंगलियां गिरफ्त में आते कपड़ों के किनारे को बेसाख्ता ही मरोड़ने लगी थी, जैसे कोई बेहद तल्ख लम्हा याद आ गया हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, उसने सख्त लहजे में गार्ड को हुक्म दिया था, जिसने फौरन सर हिलाया और बाहर निकल गया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर बारिश की बूंदें अगमी बाग के शीशे पर गिर रही थी और अंदर बेनाम सी कशीदगी फैल गई थी। खदीर बेहिसो हरकत खड़ा गोलोना को देख रहा था, जिसकी आंखों में बेशुमार सवालात सिमटे हुए थे। गोलोना ने गहरी सांस ली और हाथ सीने पर बांध लिए। उसकी नजरें सीधा खदीर पर जमी थी, जैसे वो उसके रूह के अंदर झांक कर सच्चाई खोजने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट थी? उसके अल्फाज सख्त और कड़वे थे। खतीर ने पलकें उठाई। उसकी आंखों में कोई पुरानी थकन झलक रही थी। पानी अब भी उसकी पेशानी से टपक रहा था, जैसे बारिश अंदर तक उतर आई हो। वो हल्के से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट किसी दुख के बोझ तले दबी हुई थी। अगर मैं कहूँ कि नहीं तो यकीन करोगी? गोलोना तल्खी से हंसी, आहिस्ता से सर झुकाकर एक पल के लिए खामोश हुई, फिर सर उठाया और भूरी आंखों में देखकर बोली, यकीन? शुरू में मेहरा और फिर मैं एक क्रेजी फैन समझकर आपके मैसेजेस से और गिफ्ट से अटैच होने लगी थी। हर लफ्ज, हर तोहफा मेरे लिए अहम था। मैं आपको जानने लगी थी। आपके लिए वो सब एंटरटेनमेंट नहीं था तो क्या था? मैं जानता हूँ लूना, मैं जानता हूँ कि ये सब कितना गलत था, लेकिन मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि मैं ये कर क्यों रहा था। शायद इसलिए कि मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका, और फिर मुझे लगा कि मैं तुम्हें भी खो दूंगा। बस एक दफा देखने की ख्वाहिश थी कि तुम ठीक हो, खुश हो, महफूज हो। मगर वो देखना जुनून बनता गया। मैं बहुत देर से समझा कि हिफाजत और कैद में फर्क होता है। खतीर ने आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे खुद को मुस्लिम तस्लीम कर रहा हो। आप अपने ट्रॉमा की वजह से स्टोकिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने अपनी बेबसी का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया और मैं बेखबर रही। ये गलत था खतीर, ये बहुत गलत था। गोलोना ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने निगाहें चुराई, जैसे वो ये सब सुनने के लिए तैयार ना हो। पता है, जब मैं छोटी थी मैंने अपने वालिदैन के बगैर जिंदगी चलते देखी थी। चंद लम्हों के बाद खामोशी छा गई। फिर गोलोना ने कहना शुरू किया। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस दिन हम स्कूल गए थे, मैं और मेरी बहन। हमें तो पता भी नहीं चला था कि हमारे घर की दीवारें राख हो चुकी हैं, कि हमारे माँ बाप वहां से सिर्फ नामों में बाकी रह गए हैं। बस जब खाला ने आकर कहा था कि घर नहीं रहा, तो पहली बार ये समझ में आया था कि हम भी नहीं रहे। गोलोना की निगाहें कहीं और थी, जैसे वो वक्त की किसी खिड़की से झांक रही हो। खतीर खामोशी से उसे देखता रहा। खाला ने हमें अपने घर में तो जगह दी, लेकिन कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। आपने कभी किसी की नजरों में तरस देखा है? वो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज होती है, क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं होती। वो अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। फिर जब मेरी बहन अपनी शादी के बाद मुझे भी अपने साथ कैलिफोर्निया ले गई, वहाँ हर चीज आसान थी, हर चीज महफूज। घर, गाड़ी और ऐसी जिंदगी जो शायद मैं चाहती भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरा इंतखाब नहीं था। वो बस एक जबरदस्ती का तहफ़्फ़ुज़ था। मैं वहाँ रह सकती थी, मगर मैंने वो नहीं चुना। मैंने कराची आकर अपनी ज़िंदगी खुद बनाने का फैसला किया, अपनी हिफाजत खुद करने का, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि जो चीज़ें बिखर चुकी हैं उन्हें सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्हें मोहब्बत, सब्र और वक्त की ज़रूरत होती है। खतीर, मोहब्बत सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं है, मोहब्बत ज़ख्मों को भरने का नाम है। आपको मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद आपको भी कोई ऐसा चाहिए जो आपके जख्मों को भरने में मदद करे। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। खदीर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ टूटा, जैसे वो पहली बार किसी और के अल्फाज में खुद को देख रहा हो। आप जाना चाहें तो मैं रोकूंगी नहीं। गोलोना ने दरवाजे की तरफ देखा। खदीर ने सर झुकाया, जैसे ये फैसला पहले ही जान चुका हो। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, गोलोना की आवाज ने उसे रोक लिया।
लेकिन अगर रहना चाहते हैं तो इस बार न बतौर मुहाफिज, न बतौर साया, बल्कि बतौर एक शख्स जो अपने खौफ से निकलने की हिम्मत रखता है। खतीर ने आहिस्ता से पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और उम्मीद भी। वो एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा, फिर जैसे किसी अनजाने हौसले ने उसकी जबान खोली थी। मैंने तुम्हें दूर से चाहा, बगैर तुम्हारी आवाज के, बगैर तुम्हारे लम्स के, बस यूं ही खामोशी से तुम्हें चाहता रहा। सुनहरी आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन वो खामोश रही। यही थी मेरी मोहब्बत, और यही है मेरी मोहब्बत। वो मोहब्बत जो अल्लाह ने हमें दोबारा मिलाने से पहले मेरे दिल में डाल दी थी। उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे अपने अंदर के तमाम हिम्मत समेट रहा हो। मुझसे निकाह कर लो लूना, मैं अपने जख्मों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में कुछ नया था, शायद पहली बार डर के बगैर मुकम्मल यकीन। गोलोना का दिल जैसे लम्हे को रुक गया हो। उसने भूरी आंखों में झांका, जहां पहली बार कोई इल्तिजा नहीं, बल्कि सिर्फ सच्चाई थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, और अंदर खतीर की आंखों में एक नई चमक थी, ऐसी चमक जो शायद पहली बार दिल के सुकून को महसूस कर रही थी। 3 माह बाद खतीर और वो गोदाम के करीब सड़क पर खड़ी गाड़ी में बैठे थे, जहां लड़कियों की खप रखी गई थी। मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी तो उसने साइड मिरर में झांकते हुए अपने पीछे मेहरा को मोटरसाइकिल खड़ी करते देखा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। रेडी? वो उसके करीब जाकर बोला। हाँ। रानीन और गोलाना अपनी जगहों पर हैं। मेहरा अपने हेलमेट उतारकर मोटरसाइकिल से उतरी। मैं पहले जा रहा हूँ। खतीर भी गाड़ी से बाहर निकल आया था। ठीक है। उसने खतीर को गोदाम की जानिब बढ़ते देखा, फिर वापस मेहरा की जानिब मतवजा हुआ। हर बार तुम्हें यूं लड़ते हुए देखकर मैं बार बार अपना दिल हार जाता हूँ। खेत की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने सीने पर हाथ रखकर आसमान की जानिब देखा। नहीं करे सरकम भाई, मुझे उल्टी हो जाएगी। रानीन की आवाज एयरपीस से आई तो दूसरी तरफ से गोलोना की हंसी उभरी। अगर हम काम पर फोकस करें तो कैसा रहेगा? खतीर ने मशवरा दिया। मेहरा ने हंसी दबाते हुए अपनी पुश्त के पीछे से बंदूक खींची। जरगम ने भी अपनी बंदूक निकाली और फिर आगे बढ़कर अपने मास्क चेहरों पर सजा लिए। हाथ में बंदूक थामे वो आदमियों के करीब जा पहुंची। गोली सीधे एक गार्ड के सर में दफन कर दी। निशाना लेते हुए जरगम ने दूसरे गार्ड पर गोली चलाई। अगले लम्हे में ही गोदाम का दरवाजा खुल गया, जिसकी वजह से और आदमी बाहर निकल गए थे। असल खेल अब शुरू हुआ था। खेप के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने मेहरा को कवर दिया। आगे की जानिब भागकर मेहरा ने हवा में छलांग लगाते हुए एक आदमी के सीने पर लात मारकर उसे दूर धकेला और फिर उसकी आंखों के दरमियान गोली मार दी। डेट्स माई गर्ल। उसकी निगाहें फख्र से चमकी थी। मस्जिद में ऐलान करवा दो। खतीर बेजार हुआ। गोदाम में दाखिल होकर जरगम ने अपनी अतराफ में नजर दौड़ाई। मेहरा तेजी से लड़कियों के पास भागी। उसके तासुरात एकदम ही सर्द हुए। लड़कियों को जानवरों के पिंजरे में बंद कर रखा था, ये जानते हुए कि शायद बेकअप पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं होगा। वो करीब तरीन पिंजरे तक चला गया। अक्सर लड़कियों की जिम्मेदारियां वो मेहरा पर छोड़ दिया करता था, लेकिन क्योंकि आज वक्त कम था, इसलिए लिहाज मरोवत को पीछे छोड़ना पड़ा था। जरगम ने दरवाजा खोला तो लड़कियां डर के पीछे हटी। डरो मत, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, मेहरा ने कहा। गोलोना, हमें तुम्हारी जरूरत है। खेप हमारी सोच से ज्यादा है। उसने साथ वाले पिंजरे के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। रास्ते में हूँ, उसकी आवाज कान में आई। रानीन, कोई हरकत? उसने पूछा। कोई नहीं है, मुझे ये खामोशी सोच लग रही है। चंद लम्हों में वैन पहुंच गई तो वो 8 लड़कियों को बाहर की जानिब लेकर निकले। एक वैन में सब मुश्किल से आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको महफूज जगह ले जा रहे हैं। मेहरा उसे जवाब देकर वैन का दरवाजा खोलती हुई लड़कियों से मुतवज्जा हुई। रुको। जब मेहरा ने दरवाजा बंद करना शुरू किया तो सरगम ने करीब आकर सारी लड़कियों पर निगाह डाली, और अचानक ही एक लड़की ने अपनी पिंडी से हथेली जितना चाकू निकाला। पल भर में सरगम ने बंदूक उठाकर एक गोली उसके सर पर मारी। बाकी 7 लड़कियां खौफजदा हुई, अपनी जगह जम गई। मॉल? मेहरा ने बेयकीनी से पूछा। शायद हमें ट्रैक करने के लिए। उसने सर असबात में हिलाया। शुक्र, तुमने पकड़ लिया। मेहरा ने लड़की के बेजान वजूद को पाँव को पकड़ते हुए उसे वैन से खींचते हुए कहा। वहां से निकले, 2 जीप पहुंच रही है। रानीन घबराई थी। मेहरा ने बाकी लड़कियों को वापस वैन में बिठाया और उसने उस लड़की के जिस्म को तलाशी लेना शुरू कर दी, जिसकी उम्र 20 से ज्यादा नहीं होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों को भी कभी नहीं समझ सकता था वो, लेकिन पिछले 3 महीनों में मेहरा के साथ काम करने से उसने सिर्फ ये सीखा था कि वो हर शक्ल में हो सकते थे। मेहरा ने दरवाजा बंद करने के बाद उस पर जोर से दस्तक दी और अगले ही लम्हे गोलोना वैन तेजी से आगे बढ़ा ले गई। 20 मिनट के फासले पर हूँ, खतीर ने कहा। हम आ रहे हैं।
उसने जवाब दिया और मेहरा का हाथ पकड़कर वापस वहां चलने लगा जहां उन्होंने गाड़ियां खड़ी की थी। आराम से टहलते हुए आओ, कोई जल्दी नहीं है। मेरा यही प्लान था। उसे खतीर को बेजार करने से बहुत सुकून मिला था। जल्दी चलो, मेहरा ने खतीर पर तरस खाते हुए कहा। उसने सरगम के हाथ से अपना हाथ खींचा और भागना शुरू कर दिया। करीब पहुंचकर उसने देखा कि मेहरा अपने हेलमेट पहनती हुई मोटरसाइकिल पर सवार हो रही थी। आगे बढ़कर वो गाड़ी में बैठा। बराबर वाली ने जिट का दरवाजा खोलकर खतीर अंदर आ बैठा। अगर कत्ल हराम नहीं होता तो मैं तुम्हारा कर चुका होता। तुम जब भी नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि इस घटिया मिजाज के साथ तुमसे कोई और दोस्ती तो क्या बात भी नहीं करता। सरगम मीठी सी मुस्कान लबों पर सजाए कह रहा था। नफी में सर हिलाते खतीर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। यू टर्न लेते ही उसने तेजी के साथ जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेहरा उसकी गाड़ी के बराबर से मोटरसाइकिल निकालती हुई गोली की तरह आगे बढ़ गई। चंद साल बाद शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्के नारंगी और गुलाबी रंग बिखरते जा रहे थे, जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिए हों। लॉन में बाहर की ताज़ा हवा के हल्के दरख्तों की पत्तों से सरगोशियां कर रही थी और कहीं दूर से आजान की आवाज़ फिजा में घुल रही थी। शीशे के दरवाजे के पार रेत के डब्बे में 3 अन्य वजूद एक दूसरे के साथ खेलने में मसरूफ थे। जेरक अपनी 4 साला संजीदगी के साथ रेत को तरतीब देने में लगा हुआ था, जबकि मलाइमा और खिजर के बीच कोई खुफिया मुआहिदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। मेहरा ने लॉन्च में बैठे बैठे अपनी बेटी को घूरा, जो पिछले चंद दिनों से खास तौर पर हतीर और गोलोना के बेटे खिजर को सताने में मजे ले रही थी। बी नाइस मलाइमा, वो कतरे ऊंची आवाज में बोली। हर वक्त मेरी बेटी के पीछे मत लगा करो, जरगम ने उससे खिजर की जानिब देखते हुए कहा था। जब वो कुछ गलत करती है तो उसकी साइड मत लिया करो। मेहरा ने आंखें सुखेड़कर जरगम की तरफ देखा। मैं उसका हर बार साइड लूंगा, चाहे वो किसी का कत्ल करके क्यों ना आ जाए। जरगम बेनियादी से हंसा, जैसे कोई मामूली बात हो। तुम दोनों बाप बेटे ने उसे बिगाड़ रखा है। मेहरा ने गहरा सांस लेकर सर झटका। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जरगम ने अपने बच्चे को मोहब्बत से देखते हुए कहा। इनकी फिक्र मत करो मेहरा, बच्चे ही तो हैं। खतीर बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था, हस्बे मामूल बेनियाजी के साथ। भाप उठाती हुई चाय के कप हाथ में लिए गोलोना किचन से बाहर आई। मेरी कोई मदद चाहिए? मेहरा ने उससे बेइख्तियार पूछा। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम बच्चों को देखो कि वो फिर एक दूसरे का सर न फाड़ दे। वो कप मेज पर रखकर बोली थी। लॉन में मलाइमा, जेरक और खिजर रेत के डब्बे में खेल रहे थे। रानीन आहिस्ता लॉन्च में दाखिल हुई। उसके बाजू में कपड़े में लिपटा हुआ एक नन्हा सा वजूद था, जो सुकून से सो रही थी। वो थकी हुई सी लग रही थी, मगर मुस्कुराती हुई थी। ये बिल्कुल मेरी तरह है। रामिस फौरन आगे बढ़ा और रानीन के करीब आकर झुककर बच्ची को देखा। हाँ, इसलिए तो दिन में 3 बार सब पर चीखती है। रानीन आहिस्ता से आंखें घुमाई थी। छोटी है, जब तो अपनी माँ की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाती। रामिस हंस दिया। थोड़ी और चीजी बात कर लो, फिर पिज़्ज़ा लगोगे। रानीन व मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। रामिस ने बच्ची को आहिस्ता से रानीन की गोद से उठाया और नरम अंदाज में उसके माथे को चूमा। और पिज़्ज़ा तो तुम्हारा पसंदीदा है ना? वो रानीन की तरफ देख कर बोला। रानीन की थकावट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो बच्चों की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं बनाऊं सैंड कासल? मलाइमा ने गुलाबी पड़ती हुई आंखों में आंसू भर लिए और गर्दन मोड़ ली, जैसे रानी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। जरगम उठने ही वाला था कि मेहरा ने उसका बाजू थाम लिया। रुक जाओ अभी, वो नाराज हो गई है क्योंकि मैंने उसका प्रिंस बनने से मना कर दिया। किजर ने अपनी नन्ही सी उंगली रेत में घुमाते हुए कहा था। मलाइमा की बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखों में अब आंसू साफ चमकने लगे थे। उसने बाजू सीने पर बांध लिए और होंठ सिकोड़कर खड़ी हो गई थी। जरगम के कंधे में तनाव पैदा होने लगा था, जैसे वो फौरन जाकर अपनी बेटी का मसला हल करना चाहता हो। माय हार्ट हर्ट्स, मलाइमा की मध्यम सी आवाज निकली और एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। इसी लम्हे जेरक ने खिजर के सर पर मिट्टी डाल दी। नन्हा खिजर हैरत से अपने सर से मिट्टी झाड़ने लगा था। आंखें रगड़ी और फिर जेरक की तरफ सवारी नजरों से देखा। यू डू नॉट मेक गर्ल्स क्राई। जेरक ने नागवारी से सर झटका और साफ गोई से बोला, तुम क्यों रो रही हो? जेरक की आवाज बेहद मीठी थी, जैसे वो वाकई अपनी बहन की फिक्रमंदी में मुब्तला हो। वो करीब आया, आगे झुककर मलाइमा के चेहरे को बगौर देखा। क्योंकि ये बदतमीज है, मलाइमा एकदम खिजर की तरफ मुड़कर बोली। रो मत, मैं तुम्हारा प्रिंस बन जाऊंगा। खिजर ने फौरन मलाइमा के कंधों के गिर्द अपना नन्हा सा हाथ लपेट लिया। यू ऑल्सो डू नॉट टच गर्ल्स। जेरक ने फौरन ही खिजर को पीछे धकेल दिया था, जैसे वो कोई सल्तनत का असूल तोड़ने जा रहा हो। मलाइमा के चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट फैल गई। अपने भाई की धमकी नजरअंदाज करते उसने वापस खिजर को अपने नन्हे बाजू में भर लिया और मेहरा ने नफी में सर हिलाते हुए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली।
یہ بالکل تم پر گئی ہے، مہرا نے زرکم کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوٹ؟ خطیر زہریلا مسکرایا تھا۔ وہ تو میں ہوں، زرکم مسکرا کر بولا۔ تمہیں نہیں، بچوں کو بولا تھا۔ خطیر نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اور مہرا کے 5 بچے ہیں، اگر نارمل شوہر بھی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ گولونا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کرسی پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ آمین آمین۔ رامس جو اپنی بیٹی کو جھولے دینے میں مصروف تھا اچانک زور سے بولا۔ ختم شد۔ جی تو یہاں ہوتی ہے ناول کمپلیٹ، اور کیسی لگی آپ کو بتانا ضرور۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔